प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी सिंसियरिटी और काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे होगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ है, आज हम फिर एक नई टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बिना देर किए सब्सक्राइब कर दो, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपसे मिस ना हो। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस की। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर 42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%। यानी माधव पहले एक ऑब्जेक्ट खरीदता है और उसे बेच भी देता है। बेचते वक्त उसे 20% की लॉस होती है। अच्छा, बेच के जो पैसे मिले यानी कि विद दैट अमाउंट उसने एक दूसरी ऑब्जेक्ट खरीद ली है, अनदर आइटम, और उस दूसरी ऑब्जेक्ट को बेचते वक्त 30% का फायदा हुआ है। हमें पता लगाना है कि इस पूरे प्रोसेस में, पूरा प्रोसेस मतलब दो ऑब्जेक्ट खरीदे और दो ऑब्जेक्ट बेचे गए हैं ना, तो इस पूरे प्रोसेस में ओवरऑल गेन क्या है माधव की। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्ट के डेटा से। तो पहले ऑब्जेक्ट को खरीदते वक्त इसने 42,000 इन्वेस्ट किए हैं और बेचते वक्त इसे 20% की लॉस हुई है। तो लॉस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20% ऑफ 42,000। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8400। अच्छा, इसको बेच के पैसे कितने मिलेंगे? यानी कि इस ऑब्जेक्ट की को बेचा कितने में था? 42,000 में तो खरीदा था, खरीदते वक्त कितने की लॉस हो गई है? तो सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो 42,000 माइनस 8400, तो इसकी वैल्यू आती है रुपीज 33,600। यानी इस ऑब्जेक्ट को बेच के जो पैसे मिले, यही पैसे इसने दूसरे ऑब्जेक्ट को खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया है। यानी ऑब्जेक्ट टू की कॉस्ट प्राइस 33,600 ही है। अच्छा, दूसरे ऑब्जेक्ट को बेच के गेन हुआ ऐसे 30% का, यानी गेन इज इक्वल टू 30% ऑफ रुपीज 33,600। तो यहां से कैलकुलेट करने पे वैल्यू आ रही है 10,080 की। अब देखो बच्चों, क्या पूछा गया है कि इन दोनों ट्रांजैक्शन को मिलाकर इसे ओवरऑल गेन क्या हुई है। तो लॉस का मतलब होता है पैसों का डूब जाना, गेन का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे कमाना। तो यहां पैसे डूब गए 8400 और यहां इसने एक्स्ट्रा पैसे कमाए हैं। तो नेट गेन की वैल्यू 10,080 माइनस 8400। तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 1680। तो ऑप्शन 3 है इसका सही जवाब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चाहो तो क्वेश्चन को पॉज करके, यानी कि स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद से भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक मर्चेंट ने, यानी दुकानदार ने पहले 1000 kg शुगर को खरीदा। उसका एक हिस्सा यानी कि 1000 में से कुछ केजीज 10% की प्रॉफिट पे बेची और बचे हुए सारे केजीज 40% की प्रॉफिट पे बेची। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में उसे 20% का गेन होता है। तो हमें पता लगाना है कि 1000 kgs में से कितने केजीज 40% पे प्रॉफिट पे बेचे गए थे। तो देखो बच्चों, इसको हम दो मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला मेथड है डमी वैल्यू मेथड। तो मेथड 1 यूज कर रहा हूं मैं, डमी वैल्यू मेथड। तो ऐसा करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि सीपी पर केजी ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹1। यानी कि दुकानदार 1 रुपए में वो खरीद के लाता है 1 kg। क्योंकि उसने 1000 kg खरीदे हैं तो टोटल सीपी क्या हो जाएगी? 1000 kg के 1000 रुपए। अब देखो, दो अलग प्रॉफिट बताई गई है, 10% और 40%। तो 10% प्रॉफिट अगर किसी को चाहिए तो अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? 1 रुपए पर केजी में खरीद के लाते हो, 10% प्रॉफिट चाहिए तो ₹1.1 पर केजी में बेचना पड़ेगा। उसी तरह अगर 40% की प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस
₹1 में खरीदा है, 40% की प्रॉफिट चाहिए तो बेचो फिर ₹1.4 पर केजी पे। तो यही लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि 1000 केजीज में से ऐसा मान लेते हैं कि x केजीज वो 40% प्रॉफिट पे बेच रहा था, बाकी बचे कितने केजीज? अगर 1000 में से x हटा दोगे तो बाकी कितने बचेंगे? 1000 माइनस x केजीज। तो बाकी उसने बेचा है 10% प्रॉफिट पर। तो अब हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना कि उसकी टोटल गेन हुई है 20%। यानी कि जिस मर्चेंट की जेब से ₹1000 फंसे हुए हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस ₹1000 है, अगर उसकी ओवरऑल गेन 20% है, तो 20% मतलब किस चीज का 20%? कॉस्ट प्राइस का ही ना। तो 20% ऑफ 1000, यानी कि उसने 200 की प्रॉफिट बनाई है। तो देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो जब 40% प्रॉफिट बना रहे हो, यानी कि हर केजी पे 40 पैसे की प्रॉफिट आ रही है, 40 पैसे यानी कि 0.4 रुपीज पर केजी। तो अगर तुम ये क्लेम कर रहे हो कि तुमने एक्स केजीज बेचे हैं, तो इस एक्स केजीज में प्रॉफिट कितनी हो गई होगी? 0.4 इंटू एक्स, क्योंकि एक केजी पे 40 पैसे की प्रॉफिट आ रही है। अब बात करते हैं 10% वाले केस की। 10% प्रॉफिट कमाते वक्त तुम्हें हर केजी पे 10 पैसे यानी कि 0.1 रुपीज की प्रॉफिट हो रही है। तो इस ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट हुई होगी वो होगी 0.1 इंटू 1000 माइनस एक्स। तो टोटल प्रॉफिट हम जानते हैं कि 200 है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। 0.4x प्लस 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा। 0.1 इंटू माइनस एक्स यानी कि माइनस 0.1x, और वैल्यू इसकी पहले से पता है हमें कि 200 होनी चाहिए। 0.4x माइनस 0.1x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3x। इस 100 को ले जाके उधर माइनस कर दो 200 में, तो 200 माइनस 100 100 हो जाता है। हमें x ही निकालना था ना कि 40% पे हमने कितने केजीज बेचे हैं। तो देखो अब x आ गया, यानी कि यहां से x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.3। तो वैल्यू आ गई 333.33, यानी कि 333 1/3 केजीज। तो ये ऑप्शन 1। तो बच्चों ये तो ट्रेडिशनल मेथड था, हमने इक्वेशन बना के सॉल्व किया। अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे जो इस क्वेश्चन को 30-40 सेकेंड में सॉल्व कर देगा। तो चलो सेकेंड मेथड भी समझ लेते हैं। तो देखते हैं कि एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो बच्चों, यहां पे टोटल क्वांटिटी है 1000, उसके दो हिस्से कर दिए हैं तुमने। एक हिस्सा तुम्हें 40% की प्रॉफिट दे रहा है और दूसरा हिस्सा तुम्हें 10% की प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन ओवरऑल 20% की प्रॉफिट हो रही है। तो एलिगेशन में क्या करना चाहिए कि तुम्हें दो अलग अलग ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट हो रही है 40% और 10%, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट हो रही है 20%। अब देखो 40 और 20 के बीच का डिफरेंस क्या है? 20 है, तो वो 20 तुम डायगनली यानी कि यहां पे लिखो 20 यूनिट्स। अच्छा, 20 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या है? तो 10 है, तो उस 10 यूनिट को यहां पे लिखो। तो ये जो 10 और 20 ये जो दो नंबर आए, इनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? तो 1:2 है। तो अब इस 1 और 2 का सिग्निफिकेंस क्या है? यानी कि ये जो टोटल 1000 केजीज क्वांटिटी है ना, इसमें से कुछ क्वांटिटी तुमने 40% प्रॉफिट पे बेची है, कुछ क्वांटिटी तुमने 10% प्रॉफिट पे बेची है। तो ये जो दो नंबर आए 1:2, वो उन क्वांटिटीज की रेशियो को शो करता है। यानी कि 1000 केजीज में से कितने केजी 40 पे और कितने केजी 10% प्रॉफिट पे बेचे थे, उसकी रेशियो आ गई 1:2। तो 1000 को 1:2 की रेशियो में तोड़ोगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो होगी 33 1/3 केजीज। तो यही हमारा आंसर यहां से बहुत जल्दी आ गया कि 40% प्रॉफिट पे हमने 333 1/3 केजीज बेचे थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते क्या लिखा हुआ है। द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग अ सर्टन प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। तो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि किसी मतलब कोई ऑब्जेक्ट को बेचते वक्त जो प्रॉफिट हुई है वो 320% है कॉस्ट प्राइस की। तो ऐसा करते हैं कि कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कितनी बताई गई है? प्रॉफिट बताई जा रही है 320% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 320% ऑफ ₹100, यानी कि प्रॉफिट बताई गई है ₹320।
अच्छा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई फिर? सेलिंग प्राइस यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यानी कि 100 प्लस 320 यानी कि सेलिंग प्राइस हो गई ₹420। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाए, यानी कि नई कॉस्ट प्राइस सीपी डैश 100 को 10% बढ़ा दोगे तो 110 हो जाएगा, लेकिन सेलिंग प्राइस वही रहे, यानी कि सेलिंग प्राइस 420 थी, अभी भी 420 ही रह जाए, तो इससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस बदल गई, सेलिंग प्राइस वही रह गई, तो प्रॉफिट बदल जाएगी। पहले प्रॉफिट आ रही थी 320, अब प्रॉफिट क्या आ रही है? तो प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 420 माइनस 110, तो अब नई वाली प्रॉफिट 320 से कम होकर 310 हो गई है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो नई वाली प्रॉफिट है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का क्या परसेंटेज है? ध्यान से पढ़ना, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का क्या परसेंटेज है पूछा गया है, ना कि कॉस्ट प्राइस का। यानी अब हमें पता लगाना है कि 310 सेलिंग प्राइस यानी 420 का क्या परसेंटेज है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 420, यानी कि 310 बाय 420, ये फ्रैक्शन बनाओ और 100% से मल्टीप्लाई कर दो। ये जीरो कट गया, 3100 डिवाइडेड बाय 42। तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू 73.8 अप्रोक्सीमेटली आ जाती है, कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक आदमी ने एक टेबल और एक सोफा खरीदा, टोटल कॉस्ट प्राइस है 28,000, यानी दोनों की कंबाइंड प्राइस है ये। सोफा को बेच के उसने 10% की प्रॉफिट बनाई, टेबल को बेच के 15.25% की प्रॉफिट बनाई। तो दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके देखोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट 13% है। हमें पता लगाना है कि सोफा और टेबल की कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या था। तो हम इसको भी दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड इक्वेशन बना के, तो मेथड 1 में हम एज्यूम कर लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है टेबल और सोफा, दोनों की कंबाइंड कॉस्ट प्राइस 28,000। तो अगर टेबल की कॉस्ट प्राइस x, तो बाकी बचा हुआ सारा अमाउंट सोफा की कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, नहीं 28,000 माइनस x। अच्छा, टेबल बेचते हो 15.25% प्रॉफिट पे और सोफा बेचते हो 10% प्रॉफिट पे, तो अब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो टेबल से जो प्रॉफिट आई है वो है 15.25% ऑफ x, सोफा से जो प्रॉफिट आई है वो है 10% ऑफ 28,000 माइनस एक्स, जबकि ओवरऑल प्रॉफिट बताई गई है 13%। तो किस चीज का 13%? टोटल इन्वेस्टमेंट का ना, 13% ऑफ 28,000। अब मैं इस इक्वेशन को ओपन कर लेता हूं, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो 15.25% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ 28,000, 10% ऑफ माइनस एक्स, यहां पे लिख दिया माइनस के साइन के साथ, इज इक्वल टू 13% ऑफ 28,000। अब बच्चों ध्यान से देखना, पहला टर्म है 15.25% ऑफ एक्स, तीसरा टर्म है माइनस 10% ऑफ एक्स। तो इन दोनों टर्म को अगर एक साथ कंबाइन कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगा? 5.25% ऑफ एक्स। उसी तरह देखो यहां लिखा हुआ है 10% ऑफ 28,000, इक्वल टू साइन के उस तरफ ले जाके माइनस कर दो, 13% ऑफ 28,000 में माइनस कर दो, तो उस तरफ क्या बचेगा? 13% माइनस 10% यानी कि इफेक्टिवली 3%। तो उस तरफ माइनस करने के बाद बचेगा 3% ऑफ 28,000। अच्छा, अब देखो 5.25 में भी परसेंटेज का सिंबल है और 3% में भी सिंबल है परसेंटेज का, तो चाहो तो ये सिंबल कैंसिल कर दो। ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 5.25x इज इक्वल टू 3 इंटू 28 यानी कि 84,000। तो x की वैल्यू 84,000 डिवाइडेड बाय 5.25। अब देखो 5.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 बनेगा, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 बनेगा। यानी कि आप चाहो तो थोड़ा स्मार्ट बिहेव करोगे तो यहाँ पे डिवीजन भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। 5.25 का 4 गुना 21 और 21 का 4 गुना हो गया 84,
तो 4 इंटू 4 16, यानी 5.25 से 84 को काटो तो 16 टाइम्स में कटता है, और 3 जीरोस तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी x की वैल्यू आ गई 16,000। तो टेबल जिसकी कॉस्ट प्राइस तुमने x मानी हुई थी, तो टेबल की कॉस्ट प्राइस 16,000, सोफा की कॉस्ट प्राइस 28,000 माइनस एक्स, यानी कि 28,000 माइनस 16,000 यानी कि 12,000। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सोफा और टेबल की कीमत के बीच का अंतर 16,000 और 12,000 के बीच कितने का डिफरेंस होता है, 4,000 का। तो ऑप्शन 2 है सही जवाब। ठीक है, तो ये मेथड 1 था इक्वेशन बना के। इसी क्वेश्चन को हम बहुत इजीली एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सेकंड मेथड भी देखते हैं। तो देखो सेकंड मेथड एलिगेशन में हम क्या कर सकते हैं, सोफा को बेचते वक्त 10% की प्रॉफिट और टेबल को बेचते वक्त 15.25% की प्रॉफिट हुई है, जबकि ओवरऑल 13% की हुई है। तो हम ये डायग्राम बना लेते हैं पहले। अच्छा, अब देखो 10 और 13 के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का डिफरेंस है, तो वो 3 तुम यहां लिख दो। 13 और 15.25 के बीच कितने का अंतर है, 2.25 का अंतर है, वो 2.25 तुम यहां पे लिख दो। अब ये जो दो नंबर आए हैं 2.25 और 3, इन दोनों की रेशियो क्या है, 0.75 का 3 गुना है 2.25, और 0.75 का 4 गुना है 3। तो अगर इसकी सिंपलेस्ट रेशियो लोगे 2.25 और 3 की, तो रेशियो आ रही है 3:4। अब इन नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, 3 और 4 की इंपॉर्टेंस या अहमियत क्या है। तो देखो टोटल 28,000 इन्वेस्ट किए थे ना बिजनेसमैन ने, 28,000, जो भी दुकानदार है जिसने भी ये खरीद के बेचा है, ये 28,000 उसने दो चीजों में इन्वेस्ट किए थे, सोफा और टेबल में। तो ये जो रेशियो आई है 3:4, वो उन दो चीजों की कॉस्ट प्राइस की ही रेशियो है। यानी 28,000 को 3 और 4 की रेशियो में तोड़ोगे तो जो दो पार्ट्स आएंगे वो होंगे 12,000 और 16,000। यानी टेबल की कीमत 16,000, सोफा की कीमत 12,000, दोनों के कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर 4,000। तो देख रहे हो एलिगेशन से कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक दुकानदार ने अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर निकाला हुआ है, सक्सेसिव मतलब डिस्काउंट देने के ऑफर निकाले हुए हैं। ये 3 स्कीम ऑफर कर रहा है वो अपने कस्टमर्स को। हमें पता लगाना है कि किस स्कीम में सेलिंग प्राइस सबसे कम आती है, किस स्कीम में। तो ऐसा करते हैं कि एक डमी वैल्यू मान लेते हैं मार्क्ड प्राइस की, क्योंकि जब भी डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट देने का मतलब क्या होता है, मार्क्ड प्राइस पे जो तुमने लिखा होता है उसके बेसिस पे डिस्काउंट देते हो ना। तो मार्क्ड प्राइस को मैं ₹100 मान लेता हूं। अब यहाँ पे 3 स्कीम दे रखी है। स्कीम वन में एक के बाद एक दो डिस्काउंट दिए हैं, पहले 15% का फिर 20% का, यानी कि मार्क्ड प्राइस पे 100 लिखा हुआ है। जब तुम पहली डिस्काउंट देते हो 15% की, यानी कि कीमत 15% कम कर देते हो, तो कीमत कम होके 85 पे आ गई, क्योंकि 100 का 15% 15 होता है, तो 100 में से 15 हटा लो। अच्छा, जब कीमत 85 आ गई, उसके बाद दूसरा डिस्काउंट अप्लाई किया है तुमने 20% का, यानी 20% ऑफ 85। 85 का 10% क्या हो गया, 8.5। तो 20% क्या हो गया, उसका डबल, यानी कि 17। तो 85 के बाद और 17 रुपए हटा लोगे, 17 की डिस्काउंट और दोगे, तो फाइनल सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 85 माइनस 17 यानी कि 68। तो स्कीम 1 पे कोई कस्टमर खरीदता है वो सामान, तो उसको 68 का आता है। स्कीम 2 देख लेते हैं। स्कीम 2, तो अगर मार्क प्राइस 100 लिखा है तुमने, पहली डिस्काउंट है 25% की, यानी कि 25% यानी कि 25 रुपए, तो कीमत कम होके हो गई 75। लेकिन उसके इमीडिएट बाद तुमने एक दूसरी डिस्काउंट दे दी 10% की, तो 75 का 10% क्या होता है, 7.5 होता है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस 75 माइनस ₹7.5, यानी कि सेकेंड स्कीम से खरीदोगे तो वही सामान कस्टमर को 67.5 का मिलेगा। अब स्कीम 3 देखो। स्कीम 3 में एक ही डिस्काउंट दी गई है, सीधा 33% की, यानी मार्क प्राइस पे अगर 100 लिखा हुआ है, तो अगर तुम 33% हटा लेते हो, यानी कि 100 में से 33 हटा लेते हो, तो कस्टमर्स को चार्ज कितना करोगे, ₹67। तो तीनों को कंपेयर करो, 68, 67.5 और 67। तो सबसे कम सेलिंग प्राइस तो थर्ड स्कीम में ही आ रही है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि
थर्ड स्कीम। देखते क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि रमेश सेल्स राइस एट ₹36 पर केजी विच ही परचेस्ड फॉर ₹30 पर केजी। मोर ओवर ही गिव्स ओनली 800 grams ऑफ राइस इंस्टेड ऑफ 1 kg वाइल सेलिंग। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो लिखा हुआ है कि रमेश नाम का एक दुकानदार राइस खुद तो ₹30 पर केजी पे खरीद के लाता है, लेकिन बेचता है ₹36 पर केजी पे। और एक और काम करता है, वो अपने कस्टमर को चीट करता है। यानी कस्टमर आता है 1 kg खरीदने के लिए, यानी कस्टमर पूरे पैसे देता है, पूरे पैसे मतलब ₹36 उसको देता होगा कि भैया मुझे 1 kg दे दो, लेकिन ये अपने कस्टमर को धोखा दे देता है। 1 kg देने के बजाय सिर्फ 800 ग्राम देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसकी एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो देखो बच्चों, किसी भी ट्रांजैक्शन की प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी होती है कि जो भी सामान तुमने बेचा है उसमें तुम्हारे कितने पैसे फंसे हुए थे, यानी कॉस्ट प्राइस, और उस सामान को बेच के तुम्हें पैसे मिले कितने। तो ये तो क्लियर है कि कस्टमर 1 kg खरीदने आया होगा तो उसने ₹36 दिए होंगे, यानी कि दुकानदार को ₹36 मिले हैं। अब सवाल ये है कि उसने जो चीज़ कस्टमर को दी है उसमें उसके कितने पैसे फंसे हुए थे। अब देखो, कस्टमर को तो इसने सिर्फ 800 ग्राम दिया है, तो अब हमें पता लगाना है कि इस 800 ग्राम में इसके कितने पैसे फंसे हुए थे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम ये दुकानदार खुद ₹30 में खरीद के लाता है, तो 800 ग्राम में इसके कितने पैसे फंसे होंगे। तो 800 अपॉन 1000 ऑफ ₹30, यानी कि 4/5 ऑफ ₹30, यानी 4 × 6 यानी कि ₹24, यानी कि ₹24 की चीज उसने कस्टमर को चीटिंग करके 36 की बेच दी है, यानी प्रॉफिट ₹12 की हो रही है। 36 माइनस 24 यानी ₹12 की प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से रिलेट करके देखोगे ना प्रॉफिट परसेंटेज निकालते वक्त। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो तुम्हें पता लगाना होगा कि 12 24 के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो 50% को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस पूरे ट्रांजैक्शन में रमेश को 50% की प्रॉफिट हुई है। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई दुकानदार बुक खरीदता है, तो बुक की खरीदने की फिक्स्ड प्राइस गिवन नहीं है। 200 से 260 के बीच में किसी भी कीमत पे वो बुक खरीदता है, और बेचने की भी प्राइस फिक्स नहीं है। 250 से लेके 300 के बीच में किसी भी कीमत पे उसे बेच सकता है। हमसे पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट जो 25 किताबों को बेच के बनाई जा सकती है। ग्रेटेस्ट प्रॉफिट कब होगी, जब कॉस्ट प्राइस कम से कम हो। जितना कम हो उतना अच्छा है ना दुकानदार के लिए, कि सस्ते में सामान मिल गया। तो 200 और 260 के की रेंज है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे ना कि खरीदा जितना सस्ता हो सकता है उतने में खरीदा। 200 में खरीद के ले आया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो जितने महंगे में बेच सकते उतने महंगे में बेचेगा ना दुकानदार। तो क्यों बेचेगा 250 में, अगर 300 में बेच सकता है तो सेलिंग प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम मान लेना चाहिए था इस केस में। यानी एक किताब पे ही ₹100 की प्रॉफिट हो रही है। 200 में खरीद के लाते हो, 300 में बेच देते हो, तो प्रॉफिट पर बुक 100 की आ रही है। यहां लिखा हुआ है कि 25 बुक को बेच के कितनी प्रॉफिट बना लोगे, तो 25 बुक पे प्रॉफिट 25 100 का 25 गुना हो जाएगी, यानी 2500 हो जाएगी ओवरऑल प्रॉफिट। तो इसका आंसर ऑप्शन 3। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राम एक फैन खरीदता है तो उसे 8% की डिस्काउंट मिलती है, लेकिन अगर वो एक नहीं 3 फैन खरीदे तो पहले फैन पे 6%, दूसरे पे 10% और तीसरे पे 12% की डिस्काउंट उसे ऑफर होती है। तो लिखा हुआ है कि राम ने 3 फैन खरीदे और इतने पैसे पे किए। तो हमें पता लगाना है कि हर फैन की मार्क प्राइस क्या थी। तो ऐसा करते हैं कि मार्क प्राइस यानी MP ऑफ ईच फैन, यानी एक नहीं 3 फैन खरीदे हैं ना उसने, तो एक फैन की मार्क प्राइस को जानबूझ के 100 का मल्टीपल यानी 100x ले लेते हैं। 100 का मल्टीपल लेने का फायदा ये है कि 100 का कोई भी परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा अब देखो, उसने 3 फैन खरीदे हैं, तो तीनों फैन की
कि डिस्काउंट परसेंटेज अलग अलग बताई गई है। पहले फैन पे 6% की डिस्काउंट, दूसरे पे 10% की डिस्काउंट और तीसरे पे 12% की डिस्काउंट। तो 100 का 6% होता है 6x। तो इसकी कॉस्ट प्राइस आई होगी 94x। दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस आई होगी 90x, क्योंकि 10% हटा लोगे 100x में से 10x हटा लोगे तो 90x चार्ज किया होगा, दुकान उस राम को देना पड़ा होगा। तीसरी डिस्काउंट है 12%, यानी कि 100x में से 12x हटा लोगे तो 88x। यानी तीनों फैन के बदले राम ने जो टोटल प्राइस यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 94 प्लस 90 प्लस 88x, और इसकी वैल्यू बताई गई है 6800। तो ये ऐड होके आ रहा है 272x। सो 272x इज इक्वल टू 6800, x इज इक्वल टू 6800 बाय 272। तो ये कैंसिल होके 25 आ जाती है इसकी वैल्यू। तो हमसे पूछा गया है कि हर फैन की या किसी एक फैन की मार्क प्राइस बता दो। तो मार्क प्राइस 100x है, यानी कि 100 टाइम्स ऑफ 25। तो इसका आंसर हो गया 2500। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सेलर ने कस्टमर को 20 कुकी देने चाहिए थे, 1 केजी के बदले 20 कुकी देने चाहिए थे, लेकिन उसने दिए हैं सिर्फ 19 कुकीज, यानी कि कस्टमर को धोखा दिया है और कस्टमर से लिए हैं 95 रुपीज, जबकि उसने खुद 20 कुकीज खरीदे थे 76 में। हमें निकालनी है टोटल गेन, परसेंटेज नहीं, एक्चुअल गेन निकालना है। तो देखो बच्चों, गेन निकालने के लिए तुम्हें यह समझना होगा ना कि जो चीज तुमने कस्टमर को बेची है उसमें तुम्हारे कितने पैसे फंसे हुए थे और तुमने कस्टमर से पैसे चार्ज कितने किए। तो ये तो साफ साफ गिवन है कि कस्टमर से इसने 95 लिया है, लेकिन जितना सामान देना चाहिए था उतना तो दिया नहीं है। तो दिया है इसने सिर्फ 19 कुकीज। तो अब हमको समझना होगा कि उन 19 कुकीज में इसकी जेब से कितने पैसे फंसे हुए थे। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि जब ये खरीद के लाया था तो 20 कुकीज के बदले खुद दुकानदार को 76 रुपीज देने पड़े थे, यानी एक कुकी की कीमत 76/20 होगी। तो 19 कुकीज में इसकी जेब से कितने पैसे फंसे हुए थे। तो 76/20 इंटू 19, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 19, 19 are 361 बाय 5। तो इसकी वैल्यू आ रही है 72.2, यानी कि इसने 72.2 में वाली चीज को बेच के 95 चार्ज किया है। तो गेन या प्रॉफिट 95 माइनस 72.2 विच इज इक्वल टू 22.8। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। देखते हैं क्या गिवन है। लिखा हुआ है कि मार्क प्राइस ऑफ 55 आइटम्स वाज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 आइटम्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आइटम्स वाज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 35 आइटम्स। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फ्रॉम द सेल ऑफ ईच आइटम, यानी एक आइटम को बेचते वक्त कितने की प्रॉफिट या लॉस हो रही है। तो देखो ना मार्क प्राइस, ना कॉस्ट प्राइस, ना सेलिंग प्राइस साफ साफ दी हुई है। तो हम ऐसा करते हैं कि कॉस्ट प्राइस को C, सेलिंग प्राइस को S और मार्क प्राइस को स्मॉल m नाम के वेरिएबल से डिनोट करते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 55 आइटम्स की मार्क प्राइस यानी 55m, यानी एक आइटम की मार्क प्राइस अगर m है तो ऑब्वियसली 55 आइटम्स की मार्क प्राइस उसका 55 टाइम्स होगी। 55m को बराबर बताया जा रहा है 99 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के साथ, यानी कि ये रिलेशन हमको बताई जा रही है। यहां से अगर तुम ठीक से देखोगे तो m और c की रेशियो 99/55 यानी कि 9/5 आ रही है। इस बात को नोट कर लो कि m और c की रेशियो 9:5 हमारी समझ में आ गई है। अब आते हैं दूसरे इंफॉर्मेशन पे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आइटम्स यानी कि 56s, एक ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस s, तो 56 ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस उसका 56 टाइम्स यानी 56x इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 35 आइटम्स इज इक्वल टू 35m। तो यहां से देखोगे तो ऐसा करते हैं s/m की नहीं m/s की ही रेशियो ले लेते हैं। तो m/s की रेशियो क्या हो गई 56
बाय 35, 56 और 35 दोनों 7 के मल्टीपल हैं, तो 8/5, यानी m और s की रेशियो यहां से समझ में आ गई। वो रेशियो है 8:5। हम ऐसा करते हैं कि हम m, c और s की रेशियो एक साथ निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहां पे m की वैल्यू 9 और यहां पे m की वैल्यू 8 है। 9 और 8 का कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं 72। तो m को रिप्रेजेंट अगर 72 से करोगे, अच्छा देखो, तुमने 9 को 72 बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो उसका इम्पैक्ट 5 पे भी आया होगा। तो 5 इंटू 840, यानी अगर तुम तीनों की रेशियो कंबाइंड करके लिखोगे, तो अगर m के लिए 72 लिखोगे तो c के लिए फिर तुम्हें 40 लिखना पड़ेगा। अब दूसरे रिलेशन को देखो, m 8 था और s 5, लेकिन तुमने 8 को 72 बना दिया। कैसे बना दिया? 9 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो s की वैल्यू 5 थी, वो भी 9 से मल्टीप्लाई हो गई होगी। तो अगर तुम m को 72 लिखते हो तो s को फिर 45 लिखना पड़ेगा। यानी कि अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस को 40 लिखना पड़ा और सेलिंग प्राइस को 45। तो अब अगर तुम सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे फोकस करो तो इनकी रेशियो को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 8:9। यानी अब तुम ऐसा क्लेम कर सकते हो कि सामान खरीद के लाए थे कुछ भी मान लो, 8 रुपीज़ ही मान लो, 8 रुपये में खरीद के लाए थे और बेच दिया 9 रुपये में। तो साफ साफ दिख रही है कि प्रॉफिट ही हुई है, लॉस तो नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट ही हुई है। 8 रुपये का सामान 9 रुपये में बिक गया है, यानी कि प्रॉफिट 1 रुपये की हो रही है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो हमें ये जवाब देना होगा कि ये जो 1 है वो 8 के कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो 1/8 तो एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है, हमको याद होना चाहिए, 12.50%। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप बच्चों की आज जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उससे तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आगे भी हम ऐसी एजुकेटिव प्रैक्टिस वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो फिर एक बार मैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम इतनी मेहनत करके जो भी वीडियोज़ लाते हैं, एक भी वीडियोस तुमसे मिस ना हो और एग्जाम की प्रिपरेशन में तुम्हें जितनी हेल्प हो सके वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तो बने रहो हमारे साथ।